Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Organic Reactions Mechanism. From today onward, we are going to start Organic Reaction Mechanism कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है वो उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या डायरेक्ट ए से बी बनता है या बी से डायरेक्ट ए बनता है। तो हमें इसका क्या देखना है कि मैकेनिज्म देखना है कि वो कितने स्टेप्स में होती है, बीच में कौन कौन सी स्पीसीज बनती हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो हम पूरा मैकेनिज्म का एक तरह से चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मैकेनिज्म के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो रिएक्शंस का मैकेनिज्म है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट एडिशन रिएक्शंस कि जिसमें होगा क्या कि एक कोई मॉलिक्यूल ए होगा, दूसरा बी होगा, दोनों मिलके जुड़ के क्या बना देंगे, सी बना देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि सपोज जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ए बी, इसका कैप मैंने मान लिया बी है, और अब होगा क्या, ये सी से रिएक्शन करेगा तो इसमें से ये हट जाएगा, इसकी जगह दूसरा ग्रुप लग जाएगा, ये इस तरीके से लग जाएगा और ये हट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया इससे, ग्रीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया रेड से। तो हम इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जैसे एक मॉलिक्यूल है ए बी, ये पूरा एक पार्ट है, इसमें से कुछ भी आके नहीं जुड़ा, लेकिन इसमें से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से निकल गया बाहर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन एक होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये इसका कोई बी पार्ट था, ए बी था, ये यहां से हटके ये इधर आ गया, या यहां से हटके इधर आ गया, ना तो इसमें बाहर से एक्स्ट्रा कुछ जुड़ा, ना इसमें से कुछ निकला, लेकिन इसी के मॉलिक्यूल्स, एटम्स का, ग्रुप्स का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अगर 2 पार्ट है ए प्लस और बी माइनस, तो ये क्या है, बी माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ए प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम क्या देखेंगे, जुड़ना तो पूरे नहीं है, लेकिन पहला अटैक किसका हुआ। अगर फर्स्ट अटैक किसका है, न्यूक्लियोफाइल का है, यानी कि बी माइनस का, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर फर्स्ट अटैक ए प्लस का होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन कई बार ये जो ए बी मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से टूटता है कि इसका फिशन यहाँ ऐसे होता है कि 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। तो अब अगर पहला अटैक फ्री रेडिकल का है तो हम इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, 1 by 1 वी विल सी ईच टाइप ऑफ मैकेनिज्म विद एग्जांपल्स इन डीप डिटेल ऑल्सो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स इसमें से जो पार्ट इसका निकल के बाहर जा रहा है दैट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव निकलेगा, दूसरा नेगेटिव आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें से जो बाहर जाएगा रिप्लेस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, कैटायन होगा, और दूसरा कैटायन आके उसमें ऐड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली ये एरोमेटिक केमिस्ट्री में देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कि इसमें से जो इसका एक पार्ट बाहर गया वो भी क्या था, फ्री रेडिकल, और जो आके जुड़ा वो भी क्या था, फ्री रेडिकल की फॉर्म में, यानी कि ना तो प्लस ना माइनस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये फर्दर 3 टाइप की होती हैं, SN1, SN2, SNI। इनका जो मैकेनिज्म है कि पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, या पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, तो इस तरीके से हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, 1 stands for unimolecular nucleophilic substitution and 2 stand for bimolecular nucleophilic substitution and I stand for ionic nucleophilic substitution reaction. तो ये सारे mechanism we are going to discuss in deep we will see with examples. Next is elimination reaction. Elimination reactions में क्या है कि इसका भी
इसका मैकेनिज्म 3 टाइप से हम पढ़ेंगे, E1, E2, EI, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और साथ में हम देखेंगे आयनिक एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यू विल सी सो मेनी टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। जो ग्रुप्स है, एटम्स है, रहेंगे उसी मॉलिक्यूल में, बॉन्ड्स भी उसी मॉलिक्यूल में रहेंगे, बट देयर रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, उसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप्स विल गेट चेंज, वो आपस में चेंज हो जाएगी और हम उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये जो हमारा चैप्टर है मैकेनिज्म का चैप्टर, इसको हम 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका वो होता है इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज मीन्स कि आपने ए से क्या बनाया, बी, तो हो सकता है ए से बी डायरेक्ट एक ही स्टेप में बन जाए, तो कोई इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं। हो सकता है ए पहले सी बनाए, सी किस में कन्वर्ट हो, बी में कन्वर्ट हो, और ये भी हो सकता है पहले डी फिर ई और फिर क्या बने, बी बने। इट मीन्स कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी हो सकती है, 2 स्टेप्स में भी हो सकती है, 3 स्टेप में, मोर देन 3 स्टेप्स में भी हो सकती है। तो फिर हमें इनको बीच में पढ़ने की जरूरत क्या है, जब ये हमारा रिएक्टेंट हमेशा कॉमन है, सेम कांस्टेंट रहता है, और सेम वे में जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। इनको पढ़ने से हमें ये फायदा होता है कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप एक स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन बी तक पहुंचे, और अगर उस तक जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, और वहां पहुंच के अगर आप देखोगे कि किसी ने कहा कि मेरे को तो रास्ते में ये वाला सर्किल आया, तो आप पहचान लोगे कि वो इस रूट से आया, और किसी ने कहा कि नहीं मेरे पास तो ये वाला स्टेट नहीं, ये वाला विलेज आया, ये वाली रोड आई या ये वाली बिल्डिंग आई, तो आप पहचान लोगे कि वो दूसरे रास्ते से गया है। तो इनका क्या रोल होता है, इनका रोल जो है ओरिएंटेशन में होता है कि अगर ये सीधा सीधा यहां से जा रहा है तो अब इसका इन्वर्जन होगा या इसका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जब हम इसकी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल बी जो बनने वाला है, ठीक है वो बनेगा तो बी, लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एटम्स का, बॉन्ड्स का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो बीच में इंटरमीडिएट। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि ए से बी बनने के लिए वो डायरेक्ट भी जा सकता है, या क्या हो सकता है बीच में बी भी बन सकता है, ए से बी बनते समय सी बन सकता है, या डीई, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, 1 स्टेप, 3 स्टेप, कितने स्टेप में रिएक्शन हो सकती है। लेकिन इन रिएक्शंस में हम सब में क्या देखते हैं, हर स्टेप में कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और कुछ नए बॉन्ड्स का तो फॉर्मेशन होता है, और पुराने बॉन्ड्स का क्या होता है, क्लीवेज होता है, या हम कह सकते हैं बॉन्ड फिशन होता है। तो ये जो बॉन्ड फिशन है ये क्या होता है, 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि ए और बी के बीच में अगर एक ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड फिशन से क्या हो, दोनों के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और 2 फ्री रेडिकल बन जाए, तो दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों में वो इक्वली शेयर्ड ना हो बॉन्ड पेयर, या तो बी के टुवर्ड्स ज्यादा हो या ए टुवर्ड्स ए ज्यादा होता है, तो हम क्या देखते हैं, ड्यूरिंग बॉन्ड फिशन वो या तो बी के पास ही चला जाता है या ए के पास ही रह जाता है बॉन्ड पेयर। तो इसलिए इसमें अगर बी के पास जाएगा तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और अगर ए के पास रहेगा तो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं हीट्रोलिटिक, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हीट्रोलिटिकली हुआ है, दोनों एक के पास आए, जबकि इसमें क्या हुआ था, होमोलिटिकली हुआ था। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिशन, और इसको बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, और इसको हम बोलते हैं हीट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। साथ में हम क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस होती हैं इसमें क्योंकि पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं, तो इस हिसाब से भी हम क्या देखते हैं, कई बार क्या होता है जैसे ये ए और बी पहले बॉन्ड का फिशन हो, यानी कि या तो ये ए फ्री रेडिकल बने या ए कैटायन बने या क्या बने, ए एनायन बने। तो पहले फिशन हो, फिर क्या
क्या हो, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, यानी कि इसके पास C आ जाए, C फ्री रेडिकल भी आ सकता है, C एनायन भी आ सकता है, C पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें पहले एलिमिनेशन हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है दूसरे रेडिकल का। या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि A और B में पहले से ही क्या करे, या तो C फ्री रेडिकल या C पॉजिटिव या C एनायन क्या करे, एक के ऊपर अटैक करे और क्या बॉन्ड बना ले, AC, और साथ में क्या हो, B रेडिकल या B पॉजिटिव या B एनायन क्या हो, बाहर निकल जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन पहले हो रहा है, एलिमिनेशन बाद में। इसमें क्या था, एलिमिनेशन पहले था, एडिशन क्या था, बाद में। तो इस तरीके से रिएक्शंस जो है, इनमें रिएक्शन मैकेनिज्म में हम इन सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, वन बाय वन ध्यान से देखेंगे। और हम क्या देखते हैं साथ में, तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में बॉन्ड था और इधर से C ने अटैक कर दिया, तो बीच में आपको एक ऐसी स्टेज मिलेगी कि C से A का बॉन्ड बन रहा है और B का ब्रेक हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है जो कंसर्टेड मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसमें इस तरीके का मैकेनिज्म भी हो सकता है कि एडिशन और इलिमिनेशन क्या हो, दोनों साइमल्टेनियस हो। तो हम जो डीप में मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें इन सबको हम एक एक करके क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग हीट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, की बॉन्ड फिशन कितने टाइप से हो सकता है, हम क्या देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो जनरली 4 टाइप की मिलती हैं हमें। फर्स्ट इज कार्बोकैटायन, सेकंड कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल, एंड इसके अलावा जो हमें मिलती है वो है कार्बीन्स, और नाइट्रोजन के केस में होती है नाइट्रीज। इनको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम देखेंगे कि जो मेजर होती है वो ये 3 होती है। इनमें क्या आपस में रिलेशन है, इनमें क्या कंपैरिजन है, हम वो देखेंगे। सबसे पहले कार्बोकैटायन को हम R+ से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कार्ब एनायन को हम R- से डिनोट करते हैं, और फ्री रेडिकल को डिनोट करने के लिए R डॉट लगा सकते हैं। डॉट इसकी हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और R* भी दिखा सकते हैं, या R एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जनरली दे हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कैसे कि सपोज ये एक कोई कार्बन का मॉलिक्यूल था जिसमें कार्बन के साथ यहाँ पे कोई भी R ग्रुप या H ग्रुप लगा हुआ है, मैंने यहाँ इसको H दिखा दिया। सपोज ये H की वैल्यू H भी हो सकती है या यहाँ पे R भी हो सकता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये देखो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके साथ, और एक इसके साथ क्या लग रहा है, ग्रुप X लगा हुआ है। और सपोज इस X ग्रुप की जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है, तो वो इस वाले शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। और अब इसमें कैसा फिशन होगा, हीट्रोलिटिक फिशन होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके चला जाएगा X। जब ये X लेके चला गया तो ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2, 2 एंड 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा था, सपोज ये कार्बन था यहाँ पे और इससे ये एक X ग्रुप लगा हुआ था इसके ऊपर, मैंने यहाँ कार्बन को एज्यूम किया है, और यहाँ पे एक वैलेंसी है, दूसरी वैलेंसी यहाँ है, तीसरी वैलेंसी यहाँ है, चौथी यहाँ है। तो इनके जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ होंगे सेंटर में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की या कार्बन कार्बन की नेगेटिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो वो इधर होंगे सेंटर में, सेम इधर होंगे सेंटर में, और यहाँ पे होंगे सेंटर में। लेकिन अगर यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, कार्बन से बहुत ज्यादा, तो वो शेयर्ड पेयर इसके सेंटर में नहीं होगा, टुवर्ड्स X एटम होगा, यहाँ की तरफ होगा। तो अब इसका जब फिशन होगा हीट्रोलिटिक, तो ये 3 बॉन्ड पेयर इसी के पास रहेंगे, और ये वाला बॉन्ड पेयर X लेके चला जाएगा और क्या बना देगा, X नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है
कि जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, ऊपर से आपने इसका ये ग्रुप हटा दिया यहाँ से, तो अब ये बाकी के 3 हाइड्रोजन या आर ग्रुप इसी शेप में रहेंगे या कि प्लेनर हो जाएंगे? सोच के देखो, ये इस तरीके से रहेंगे या ऐसे रहेंगे? तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 3 ग्रुप पहले ऐसे थे और चौथा ग्रुप सपोज ऐसे था, तो अब इसके हटने से क्या होगा कि ऊपर वाले का रिपल्शन जो इनको मिल रहा था, तो ये इस तरीके से झुके हुए थे। अब ऊपर से आपने जब हटा दिया तो ये तीनों कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल प्लेनर हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं तो इनके बीच में आपस में 109 डिग्री का एंगल होता है और ये डिस्टेंस कम होती है, रिपल्शन ज्यादा होता है। और जब ये ऐसे हो जाते हैं तो अब क्या होगा? 120 का हो जाएगा और इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। और वैसे भी सोच के देखो कि अब अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको फिल करने के लिए, क्योंकि 6 के 6 पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं, तो इनको फिल करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स वी नीड? ओनली 3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि ये कार्बन जो कि अब कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे R या H कुछ भी हो सकता है, तो ये अब कैसा होगा? sp2 हाइब्रिड, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होने वाला है? 120 डिग्री का। और पहले कितने का था ये? 109 डिग्री 28 मिनट, डिपेंड्स कि आर ग्रुप का नेचर क्या है, बल्कि है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं कार्ब एनायन देखती हूँ तो उसमें क्या होता है कि पहले बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर था, कार्बन के साथ एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक इधर, और एक क्या था? ऊपर था। और ये 4 बॉन्ड पेयर थे, एक यहाँ पे था बॉन्ड पेयर, एक यहाँ इधर और इस साइड था बॉन्ड पेयर। लेकिन अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसकी नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में सपोज कम है। अब कम है तो शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स कार्बन रहेगा, इधर बिल्कुल कार्बन के पास रहेगा। और जब ये कार्बन के पास रहेगा और ये एक्स ग्रुप का, ये एक्स ग्रुप वाले बॉन्ड का फिशन होगा, तो अब ये कैसा फिशन होगा? फिर हेट्रोलिटिक, क्योंकि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर ज्यादा है, तो ये X प्लस बाहर चला जाएगा और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज बचेगा। यहाँ अगेन माय क्वेश्चन इज सेम कि पहले ये 3 इधर की तरफ थे और एक ग्रुप ऊपर था और इन सब के बीच में 109 डिग्री का एंगल था। लेकिन अब जब मैंने ये ग्रुप हटा दिया तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए यहीं पे कार्बन के पास। तो अब ये तीनों जो बॉन्ड हैं वो इस तरीके से नीचे की तरफ ही बेंट रहेंगे, झुके हुए रहेंगे, या ये प्लेनर हो जाएंगे? ये क्वेश्चन है मेरा कि अब ये ऐसे हो जाएंगे या ऐसे रहेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको अभी भी क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इस रिपल्शन के कारण ये नीचे की तरफ ही क्या रहेंगे? बेंट रहेंगे। बल्कि जैसे पहले अगर ये बॉन्ड पेयर था, ये बॉन्ड पेयर इस तरीके से था, तो ये सारे एंगल ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन अब ऊपर और ये जो पेयर था ये 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था, कार्बन और एक्स के बीच में, ठीक है, अनइवन था, लेकिन था तो 2 के बीच में, लेकिन अब वो बिल्कुल ही चला गया। तो अब ये क्या बन गया? लोन पेयर बन गया, बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर बन गया। तो अब ये किसके ऊपर आ जाएगा? कार्बन के ऊपर ही, क्योंकि अब इसको यहां से तो कोई अट्रैक्ट कर नहीं रहा, सिर्फ इसके ऊपर आ जाएगा। और ज्यादा पास होने से इसका रिपल्शन और ज्यादा हो जाएगा इनके लिए, इसके लिए और इस बॉन्ड पेयर के लिए। तो उल्टा ये और ज्यादा अंदर की तरफ ऐसे थे तो ऐसे हो जाएंगे और इसका एंगल 109 से भी कम होके क्या रह जाएगा? 107। इट डिपेंड्स कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब 8, 6 तो ये बॉन्ड पेयर के और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। नेक्स्ट, अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि ये जो कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड है, यहाँ दोनों की नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है वो दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस बॉन्ड का अगर होमोलिटिक फिशन हो, हम ऐसी कंडीशंस लगाएं
कि इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हो, तो हम क्या देखते हैं, वो देखो इस तरीके से फिशन होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा, एक एक्स के पास चला जाएगा, तो एक्स यहां से एक्स एज ए फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा और कार्बन भी क्या बचेगा, एज ए फ्री रेडिकल। नाउ इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 7, 2 + 2 + 2 6 + 1, तो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये जो 3 बॉन्ड पहले इस तरीके से झुके हुए थे, बेंट थे, 109 के ऊपर थे, अब X हट गया इस कंडीशन में जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, 2 नहीं, 1 छोड़ के गया है, तो अब ये तीनों ऐसे ही रहेंगे या के प्लेनर हो जाएंगे। तो आप ध्यान दो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, 7। 7 को फिल करने के लिए यू नीड हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 4। 4 का मतलब आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा, sp3। sp3 में देखो 2, 2 4 और ये 2 6 और एक में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन एक है, ऑर्बिटल तो आपको पूरा ही चाहिए, तो इसीलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका जो बॉन्ड एंगल है क्या इतना ज्यादा कम हो जाता है जितना इसमें हुआ, नहीं, इससे थोड़ा सा कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इनको रिपेल कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट कितना रहता है, 108। एंड इट डिपेंड्स कि आर की वैल्यू क्या है। ये जो यहाँ आपने आर या एच लगा रखा है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, बल्कि है या नॉन बल्कि ग्रुप्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसी बेसिस पे कार्बोकैटायंस, एनायंस और फ्री रेडिकल्स को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है उसके तीनों साइड हाइड्रोजन हो या 2 साइड हाइड्रोजन और एक साइड क्या हो, कार्बन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस तरीके से H H H हो तो ये प्राइमरी है, या एक साइड कार्बन हो तो भी क्या है, ये प्राइमरी। प्राइमरी हम मिथाइल को भी कहते हैं, और जब एक साइड कार्बन होता है तब भी उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी। और अगर इसके 2 साइड क्या होता, कार्बन आ जाता, यानी कि H हट के R आ जाता, तो ये क्या हो जाता, सेकेंडरी। और अगर तीनों साइड R आ जाता तो ये क्या हो जाता, टर्शरी। सेम वे में इसमें अगर तीनों साइड H है इधर, तो ये क्या होगा, मिथाइल। और एक साइड H के साथ R है तो इसको हम प्राइमरी, और 2 साइड R ग्रुप है तो सेकेंडरी, और 3 साइड R ग्रुप है तो हम इसे क्या कहते हैं, टर्शरी। सेम वे में इस मिथाइल के पास अगर तीनों साइड H है, तीनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, देन वी से इट मिथाइल फ्री रेडिकल। और अगर एक हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप आ जाए देन वी से इट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, और 2 साइड हो जाए तो सेकेंडरी और 3 साइड हो जाए तो टर्शरी। इसके अलावा क्या होता है, हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के अलावा अगर इसके किसी एक साइड या 2 साइड बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है तो उसमें क्या होता है, रेजोनेंस भी पॉसिबल होता है। तो हम इनकी स्टेबिलिटी को अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी हम केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को देखें तो हम क्या देखते हैं, मिथाइल कार्बोनियम आयन इज लीस्ट स्टेबल, एंड देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शरी में टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। और अगर हम एनायन की बात करें तो इसका रिवर्स ऑर्डर होता है कि हम देखते हैं कि मिथाइल जो रेडिकल है कार्बोनायन, इट इज मोस्ट स्टेबल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, मीन्स टर्शरी इज लीस्ट स्टेबल कार्बोनायन। और अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें तो टर्शरी अगेन इज मोस्ट स्टेबल वो फ्री रेडिकल। और हम क्या देखते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर डाया। जबकि इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर
होता है। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, हम अलग से कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का अलग से हम देखेंगे। लेकिन अभी इसमें मैं आपको कॉमन बता रही हूँ कि कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। इसको अफेक्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम ज्यादा होती है। रेजोनेंस एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इधर इट विल बी प्लस आई और इट विल बी माइनस आई। दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिकल हिंड्रेंस, कि जो साइड में ग्रुप्स लग रहे हैं वो बल्की हैं या नॉन बल्की ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये तीन तो मेजर कैटेगरी थी इंटरमीडिएट स्पीसीज की। इसके अलावा बनती हैं कार्बीन्स और नाइट्रीन्स, जो कि हम एक एक वीडियो में अलग अलग करके देखेंगे। So it was the introduction of mechanism in which we discussed that how many types of mechanisms are possible, how many types of bond fission are possible, and intermediate species. Now we will see in my coming videos one by one each type of mechanism and stability of and factors affecting stability of intermediate species. Thank you.